मैंने इस साल भी वीएमसी में जैसे टेस्ट भी होते थे हमारे, तो मैंने 580 से स्टार्ट करा था। मेरे पहले टेस्ट में मेरे 580 थे, देन मैं पूरे ईयर लगभग 620 पे स्टक था। एंडिंग में मेरे मार्क्स 660 70 80 जाते थे, बट 700 तो शायद ही रेयर ही कभी क्रॉस हुआ होगा एक दो एग्जाम में। मेरी जो एक ही एडवाइस होगी कि सबसे पहले नीट को समझने से पहले खुद को समझना पड़ता है पेपर क्लियर करने के लिए। मैंने कोचिंग सर्च करना स्टार्ट करा एंड देन मुझे फिर वीएमसी मिला, और जो मैं एक मेरा लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से एक था वीएमसी उस टाइम पे ज्वाइन करना। तो मतलब वीएमसी में एक तो हम काफ़ी छोटे बैचेस होते हैं, मेरा बैच भी शायद 30 अप्रोक्सी स्टूडेंट थे, तो हम इससे एक तो पर्सनलाइज अटेंशन हो जाती है। Okay, so you were from the very starting, you were interested in biology, right? या मैम ऑब्वियसली मैम, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते, डेफिनेटली। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है वीएमसी अनस्क्रिप्टेड के 14th एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं आयुष गोस्वामी, जो कि रहे हैं वीएमसी के नीट के टॉपर, और इनका जो स्कोर रहा है आपका नीट में वो है 710 आउट ऑफ 720, राइट? यस। So welcome Ayush to today's podcast. थैंक यू मैम। So we will be throwing you some of the very common questions, है ना? A lot of parents and students are watching you. बहुत दिमाग में anxious रहते हैं बच्चे भी, और पेरेंट्स भी worried रहते हैं कि which is the right stream जो बच्चों को चुननी चाहिए, क्या हमारा बच्चा कर पाएगा अच्छे से जस्टिस, किस स्ट्रीम के साथ कर पाएगा जस्टिस। तो काफ़ी थॉटफुल रहते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। तो वी होप कि इस एक इंट्रैक्शन से हम अपने जितने भी जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम हेल्प कर पाए। फाइन, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम एंड हाउ डिड यू रियली थॉट ऑफ going for MBBS? Ma'am, actually I decided after clearing my 10th exams. It was I have to decide a stream at that time. So basically तुम उस टाइम पे अपनी साइड डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या बनना है। सो मेरे लिए डॉक्टर काफ़ी एक नोबल प्रोफेशन था, तो इसलिए फिर मैंने फिर MBBS का डिसाइड करा, और फिर मुझे उस टाइम से ये था कि करना है तो MBBS ही करनी है, वरना कुछ नहीं करना। Okay, so you were from the very starting, you were interested in biology, right? या मैम ऑब्वियसली मैम, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते, डेफिनेटली। So how did you started preparing for your NEET 2024 and what was your strategy and study routine? एक्चुअली मैम मैं ड्रॉपर था, तो मैंने 11th-12th में जब मैंने पहले सेल्फ स्टडी से डिसाइड करा था कि मैं पहले सेल्फ स्टडी से प्रेप करके देखूंगा। तो मैंने 23 का जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 565 मार्क्स थे। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मतलब कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए एक अच्छी कोचिंग की नीड होगी, तो आप और अच्छा कर पाओगे। हाँ। अगर सेल्फ स्टडी से इतना अच्छा कर लिया है तो एक बार अगर असिस्टेंस मिल जाएगा। सो मैम एक काइंड ऑफ कैटलिस्ट की तरह एक एक्ट करने के लिए बिल्कुल। हमारे लिए। तो देन मैंने कोचिंग सर्च करना स्टार्ट करा एंड देन मुझे फिर वीएमसी मिला, और जो मैं एक मेरा लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से एक था वीएमसी उस टाइम पे ज्वाइन करना। ग्रेट। फाइन, सो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए चैलेंजिंग हो रहे हैं? मैम एक्चुअली मैं फिजिक्स में बहुत वीक था 11th-12th में, तो मेरे लिए फिजिक्स ही हमेशा चैलेंजिंग रहा। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपके पास मैथ्स नहीं होता, तो आपको कैलकुलेशन एक एस्पेक्ट हो गया, बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मुझे मतलब अपने ड्रॉप में भी साइन के और कोस के इंटीग्रेशन याद करने में दिक्कत आती थी। मैं बहुत डिफरेंट तरीके से अपने याद करने पड़ते थे मुझे। तो यू फाउंड फिजिक्स चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट? मैथमेटिक्स एंड मेरे कॉन्सेप्ट्स भी 11th-12th में क्लियर नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरी कंपेरेटिवली अबव एवरेज थी, बट मैं फिजिक्स में पहले अटेम्प्ट में भी काफ़ी कम मार्क्स थे, तो मुझे मेन वर्क फिजिक्स में करना था अपने ड्रॉप। तो कैसे आपने फिजिक्स को इम्प्रूव किया आपने? मैम फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको मतलब खाली क्वेश्चन से भी नहीं होता, खाली कॉन्सेप्ट से भी नहीं होता, आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड देन एप्लीकेशन पार्ट। देन फिर मैं आपको न्यूमेरिकल, मतलब जो मेरा स्टार्टिंग से थॉट था कि मैं इतने न्यूमेरिकल मुझे या इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तीनों सब्जेक्ट्स में कि नीट में मेरा एक भी क्वेश्चन बिना देखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर कि मैं उसके बाहर का आता तो मैं वो चीज़ें अपना पहले से मान के चल रहा था, तो अगर कि उसमें फिर मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। अगर मेरा क्वेश्चन करा हुआ मेरा गलत नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मैं इतने क्वेश्चन करके जाऊंगा। एटलीस्ट जो क्वेश्चन अगर कहीं डाउट भी रहा है तो वो भी आपने कोशिश की होगी कि साथ के साथ क्लैरिफाई कर ले, है ना? सो दैट वो डाउट वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो फिर वो रिग्रेटफुल हो जाएगा काफी कि अरे ये क्वेश्चन तो देखा हुआ था
तब कर लेते तो शायद अभी पेपर में बैठ के सॉल्व हो जाता। वही मैं डाउट्स का एक और बेनिफिट होता है कि मतलब अगर तुम्हारा डाउट एक बार क्लियर हो जाता है ना, तुम अपने बिना डाउट वाले क्वेश्चन बोल सकते हो, पर डाउट वाले तुम नहीं बोल क्वेश्चन नहीं सकते। बोल सकते। हाँ वही। बिल्कुल बिल्कुल। सो या दिस वे यू हेल्प राइट। Yeah. अब हमारे व्यूअर्स को बताओ कि वीएमसी में वीएमसी का क्या पार्ट रहा है इसमें, है ना, जो भी आपकी जर्नी थी प्रिपरेशन की, उसमें वीएमसी मेडिकल ने स्पेसिफिकली किस तरीके से हेल्प किया? ये वो जैसे अभी हम डाउट्स की बात कर रहे थे, तो मतलब वीएमसी में एक तो हम काफ़ी छोटे बैचेस होते हैं, मेरा बैच भी शायद 30 अप्रोक्सी स्टूडेंट थे, तो हम इससे एक तो पर्सनलाइज अटेंशन हो जाती है जो एक एस्पिरेंट को बहुत नीड होती है। तो मतलब टीचर उस टाइम पे तुम्हारा मेंटर की तरह भी एक्ट करता है, तुम्हें पढ़ाता भी है, और तुम्हारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, क्लास भी बाहर भी, तुम्हें डाउट के लिए वेट नहीं करना पड़ता। कभी कभी ऐसा होता था कि क्लास के बाद 4 घंटे तक सिर्फ मैं ही अकेला डाउट पूछ रहा हूँ, बट वो क्या कहते हैं, दैट शोज योर डेडिकेशन। हाँ तो मैम वो क्या कहते हैं, आपका एम ही होना चाहिए ना कि डेली 15-20 डाउट पूछो जाके, तभी थोड़ा रहता है। तो मतलब वीएमसी का मेरे एक पर्सनलाइज अटेंशन और डाउट सॉल्विंग इससे बेटर शायद ही कहीं होगी। तो जब बच्चे आप तैयारी कर रहे थे नीट की, तो उस दौरान बिल्कुल आपको स्ट्रेस रहा होगा राइट? तो हाउ डिड यू डील विद दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस? कैसे आपने टैकल किया उसे? मैम एक्चुअली स्ट्रेस तो रहता ही है, आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशन होती है, पूरा 1 साल मेहनत, एंड देन एक दिन अगर तुम्हारा लक साथ नहीं दिया तो पूरी बर्बाद। तो मैंने इसमें बस एक ही चीज़ सोची थी कि मतलब क्या कहते हैं, मेरी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहा हूँ, उतना ज़्यादा प्रेशर भी ले रहा हूँ। अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मुझे प्रेशर भी फील नहीं होगा, वो भी नहीं लगेगा, तो मुझे एक दिन पहले तक था साइकोलॉजिकल। वही। तो और फिर बाकी मतलब मैं अपने आप को क्रिटिसाइज काफ़ी करता था, तो उस टाइम पे फिर मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर मुझे सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, अंडर कॉन्फिडेंट होने ही नहीं दिया, कि उन्हें ट्रस्ट था आगे तक। बिल्कुल, टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो किस तरीके से आपको मोटिवेटेड रखते हैं, है ना। कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके रिजल्ट्स थोड़े से डाउन जाते होंगे, सो देन इन दैट केस वो मैंने इस साल भी वीएमसी में जैसे टेस्ट भी होते थे हमारे, तो मैंने 580 से स्टार्ट करा था, मेरे पहले टेस्ट में मेरे 580 थे, देन मैं पूरे ईयर लगभग 620 पे स्टक था, एंडिंग में मेरे मार्क्स 660, 70, 80 जाते थे, बट 700 तो शायद ही रेयर ही कभी क्रॉस हुआ होगा 1-2 एग्जाम में, तो इसलिए ये बेनिफिट करता है आपको। और साथ ही में हम देखते हैं जैसे बच्चे अभी 11th में जैसे जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी का और बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर बना रहता है। तो आपने इस केस में अपनी 11th और 12th दोनों ही स्टैंडर्ड्स में कैसे अपना एनसीईआरटी को और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट की प्रिपरेशन जो थी उसको कैसे बैलेंस आउट किया? मैम एक्चुअली मैं बैलेंस कर ही नहीं पाया था अच्छी तरह, तो इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इसलिए शायद मुझे ड्रॉप में भी रहना पड़ा, बट वो अगर तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाता है और इतने अच्छी रैंक से तो सब ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता फिर उस टाइम पे, देन यू फॉरगेट एवरीथिंग, है ना, कितना स्ट्रगल रहा है और क्या जर्नी रही है। वंस यू गेट योर नाइस रिजल्ट ना, तो वो सब चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं राइट। हाँ। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, कुछ एडवाइस अपनी तरफ से, कुछ सलाह, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर अगर आप बताओ बच्चों को। तो मैम मेरी जो एक ही एडवाइस होगी कि सबसे पहले नीट को समझने से पहले खुद को समझना पड़ता है पेपर क्लियर करने के लिए, कि खुद की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, अपने बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। अब मैंने जब अपना स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे एक दिन में 20 घंटे भी पढ़ना होगा मैं पढ़ लूँगा, और जो मैं पढ़ा भी हूँ लास्ट वीक में। ओके, तो एट एनी कॉस्ट यू वर रेडी टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स, है ना, कितनी भी मेहनत लगे, अगर 24 में से 25 घंटे भी पढ़ना पड़े तब भी तुम तैयार थे। इट वाज ओके फॉर मी, अगर मुझे सीट मिल रही है तो ये होना चाहिए बच्चे में, इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल की मेहनत करने की हिम्मत, ये हर एक बच्चे में होगी ना, तो ही हर एक बच्चा कर पाएगा कुछ ना कुछ लाइफ में। टेल अस कि वीएमसी मेडिकल के टीचर्स का एंड आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है शुरू से लेके अंत तक की पूरी जर्नी में? मैम मेरे लिए जो पेरेंट्स और टीचर का मेन रोल रहा कि मैम मेरा क्या रहता था, मैं सबसे बड़ा अपना ही क्रिटिसाइजर था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी करता था, मैं खुद को क्रिटिसाइज भी करता था, और मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट कर देता था अपने आप को। पर उन केस में फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सब मुझे फिर उन्हें पता लग ही जाता है कि जब तुम ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो वो मोटिवेट करते थे, वो कहते थे कि नहीं, कि कहते कि तुझे ट्रस्ट नहीं है, पर हमें पता है कि तू इस साल अपना क्लियर कर लेगा। तो मतलब ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें, और सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड, और भी बाकी चीज़ों में वो पूरा सपोर्ट करते थे, सुनते थे, फिर वो समझाते भी थे। सो मैं मेंटली एस्पेक्ट से
पेरेंट्स एंड टीचर्स का बहुत ही मेजर रोल रहता है। तो पेरेंट्स का क्या था कि अगर नीट हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया बढ़िया है, नहीं हुआ तो हाँ सेम कुछ नहीं लाइक था। दे वर ओपन हाँ, ना फॉर ओके थे, मतलब उन्हें रिजल्ट से उन्हें इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था। एक दिन पहले भी मुझे ये कहा था कि तो पेपर जाके दे दे, नहीं भी हुआ तो और बहुत चीजें होती है करने को, जो तेरा मन करेगा वो कर। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर पेरेंट्स की तरफ से मिल जाए तो यही बच्चे के लिए बहुत बड़ा वो सबसे बड़ा मोटिवेटर है ना। तैयारी तो आपने की है बट वो मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक नीचे हो जाता है कि भाई चलो पेरेंट्स की इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमसे, अगर हम नहीं भी कर पाए इन एनी केस तो वी आर नॉट लूजिंग द लाइफ, राइट। ये हमारा मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद भी बहुत कुछ है। वो कई बार इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेशन प्रेशर भी डाल देता है किसी किसी पे पेरेंट्स, तो उस टाइम पे फिर वो इनडायरेक्टली प्रेशर में इतना आ जाता है वो अपने बड़े चाहे जितनी मर्जी तैयारी की हो वो इतना प्रेशर देख के ना पेरेंट्स की तरफ से वो सब भूल जाता है चीजें, है ना। तो या दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड पर्टिकुलरली। एंड टेल अस, बीएमसी के आपने सभी टेस्ट दिए होंगे, हाँ, एचआरटीज, मॉक टेस्ट, सो आपको क्या लगा, क्या ये जो टेस्ट सीरीज थी बीएमसी की वाज इट हेल्पफुल? मैम टेस्ट सीरीज का जो मेजर बेनिफिट होता है, एक तो तुम्हें अपना एवेल्यूएशन और आसपास के कंपटीशन का तुम्हें आइडिया होता है कि तुम मतलब कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, और वो तुम्हारा रियलिटी तुम्हें पता बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी होता है, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि मतलब कि सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए तुम्हें। और मैम जो सेकंड चीज़ होती है टेस्ट, जब तुम्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट दे देते हो तो उसके बाद तुम्हारी एक तरह से मसल मेमोरी, एकदम करेक्ट वर्ड नहीं होगा पर तुम्हें ये होता है कि तुम ना, अगर तुम्हें चैप्टर भी नहीं आता तो तुम्हें क्वेश्चन देख के पता होता है कि इसका आंसर यही होना है, तो तुम्हें ऐसी तुम्हारी मसल मेमोरी हो जाती है। तो ये तो तब होगी ना सिर्फ टेस्ट देने से नहीं, जब आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो लेवल के, हाँ वो तुम्हें पता रहता है कि हाँ बट वो क्या पाथवे फॉलो करना है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पर वो मेरे टेस्ट से होता है, क्योंकि वो नॉर्मल बैठ के अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना और टेस्ट में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें तुम्हारे मार्क्स जनरेट होता है, तो डिफरेंट है वो, उसका तो अंतर मैंने पढ़ता है। मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे, मैंने 100+ टेस्ट दे दिया हो गया अपने एक ड्रॉप ईयर में, थैंक्स टू बीएमसी इतने टेस्ट प्रोवाइड। तो मतलब टेस्ट आपने दिए सभी बीएमसी के, तो एक वो भी बन जाता है ना, एक पेपर का टेम्परामेंट भी आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें करना है, किस सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है ना, क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है हमारा, है ना, क्या प्रायोरिटी सब्जेक्ट रहने वाला है जिससे हम अपना पेपर स्टार्ट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो तो कन्वेंशन ही करा था कि बायो देन केम देन फिजिक्स, बट मेरे लिए जो एक मेरा मेजर था कि मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मैं एक घंटा 30 मिनट से 1 घंटा 45 मिनट में मैं पेपर कर लेता था, बस फिर मुझे OMR फिल करनी रहती थी तो मुझे रिवाइज का भी टाइम मिलता था। और मैं वो क्या था, जब तुम्हारा ये कि अगर कि हमारा कि जो मेरा बैच था, मेरे बैच के मेरे दोस्त थे, तो हमारा इतना कंपटीशन रहता था आपस में, मेरा एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मुझे पता था कि वो नेक्स्ट टाइम वो आ जाएगा मुझसे ऊपर, एंड देन ये साइकोलॉजिकल ये चीज़ें, तो फिर मतलब टेस्ट में फिर ऐसे टेम्परामेंट डेवलप हो गया धीरे धीरे, तो मैम ये ऐसे करना पड़ा। और ये भी जो अभी आयुष ने बात बोली कि जो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ मेरा अपना ही कंपटीशन चलता रहता था, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको देखना चाहिए हर एक बच्चे को कि आपके सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं, है ना। अगर वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, अच्छे हार्ड वर्किंग है ना, दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, तो आपका भी माइंडसेट वैसा ही धीरे धीरे बनने लगता है ना। तो संगत बहुत बड़ी चीज है जो बच्चों की अच्छी रहनी चाहिए। हाँ वो तो है, अपने से अच्छी। आपको जैसे टेस्ट का स्कोर आता है तो आपको वो पर सब्जेक्ट भी देखना चाहिए कि मेरे से, अगर कि ये नहीं कि तुम्हारी टोटल अगर ज़्यादा है, अगर तुम्हारे फ्रेंड के या जो भी तुम्हारे बैचमेट उस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमसे ज़्यादा आ रहा है, यानी वो तुमसे उसमें स्ट्रॉन्ग है, उसमें ऊपर जा सकता है, तो तुम्हें वो मोटिवेट करता है कि नहीं कि मुझे इस सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है, कि मैं बेस्ट होना चाहिए उनको अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो। बिल्कुल यही बिल्कुल एक वो थॉट होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम खड़े हैं हमें वहाँ पर बेस्ट रहना है, तो अगर बेस्ट बनने की कोशिश करोगे तो कहीं जाकर बेस्ट से थोड़ा कम विच इज बेटर, है ना, तो वो भी आप अचीव मैम एम तो 720 का ही होना चाहिए इसलिए ड्रॉप पर। तो मेन तो मैम यही रहता है कि मतलब कि और साथ में कि अपने कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है सबको फुल यूज करो, मतलब टीचर से भी डाउट पूछो, तुम्हारे साथ के जो दोस्त है उनसे भी डाउट पूछ, अगर कि तुम्हें वो हो रहा है उनके साथ भी डिस्कस करो। डाउट सॉल्विंग एंड डिस्कशन तो बहुत बड़ा पार्ट है तैयारी का। और वो फ्रेंड्स भी अगर कि तुम्हें ये मिलता है कि जो मतलब कि इस चीज़ से रिलेटेड डाउट्स वगैरह से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है तुम्हें एक मतलब कि तुम पर्टिकुलर तुम क्वेश्चन कर सकते हो अमाउंट के, पर तुम्हें सारे तो नहीं कर सकते जितने अवेलेबल होते हैं अमाउंट की वजह से,
तो कई बार क्या होता है कि जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज देता है जो तुमसे भी नहीं होते, देन तुम पूछ लेते हो। यू गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो जो अनसीन कहीं पर रह गया होगा वो आपके सोर्सेस से आपके सामने आ गया। सो इट्स लाइक अ रिसोर्स फॉर मी कि वो भी मुझसे जैसे डाउट पूछते थे, देन हम फिर टीचर्स से डिस्कस कर लेते थे अगर हमसे नहीं होता था। हमने इसलिए अपने ग्रुप्स भी बना रखे थे। तो मतलब मैं आइसोलेट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंटरेक्शन रखना चाहिए हम, बट कि तुम्हारा उतना होना चाहिए कि तुम्हारी स्टडी से एटलीस्ट इफेक्ट ना हो, तुम्हें कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। यस, एनी अदर थिंग यू वांट टू डिस्कस? मैम बस ये एडवाइस है कि मतलब कि अगर कि डिसाइड कर रहे हो मेडिकल में आने का, तो तुम्हारी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग 1000% होना चाहिए। अगर तुम्हें सीट चाहिए तो जितनी हाई कट ऑफ है और जितना पेपर भी इतना भी इजी नहीं होता, कंपटीशन है। हाँ कंपटीशन है, इतने लाइक एप्लीकेंट्स होते हैं हर ईयर और ये सब। तो बिल्कुल अगर आप चाहोगे कि हमें कुछ अचीव करना है, अगर हमें नीट का पेपर क्लियर करना है ना, टॉप रैंकर बनना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लगेगी, बहुत एफर्ट्स लगेंगे। मैम डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा लगेगी क्योंकि मतलब ऑफ डेज भी आएंगे तुम्हारे पर। तुम्हारा अगर कि मैं एज ए ड्रॉपर था तो मैं एज ए ड्रॉपर ही बता सकता हूँ कि मेरे जो ऑफ डेज भी होते थे कोचिंग के अलावा, उसमें भी मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा था और मैं उन्हें ऑफ डे कह रहा था। तो अगर कि तुम अपने की बेस्ट दिनों पे 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतने से तो नहीं होता जितना कंपटीशन है। तो डैडी की और उस टाइम पे मोटिवेशन एक लिमिट तक काम आता है, इंटरेस्ट एक लिमिट तक काम आता है, तो तब तुम्हें वो जो तुम्हारा ड्रीम है वो वर्क करवाता है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कभी कहीं पर लो भी आ रहा है, आपके मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहा है ना, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली वर्कआउट नहीं हो रही हैं, देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू लूज योर होप्स, है ना। होपलेस नहीं होना है, डोंट लूज योर मोटिवेशन, स्टे मोटिवेटेड, है ना। कुछ ना कुछ होगा, अभी नहीं हुआ इस टेस्ट में, नहीं हुआ अगले टेस्ट में हो जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा। बस कीप ऑन वर्किंग हार्ड, राइट। और अपने टाइम के साथ साथ एफर्ट रेगुलरली बढ़ाने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अपना ट्राई बढ़ाने का ही होना चाहिए कि जितने तुम एफर्ट्स बढ़ा सको, मतलब तुम्हें एक टाइम के बाद इतना भी करना चाहिए। अगर तुम मतलब हमारी जनरेशन है, हम खाना खाते हुए टीवी या फ़ोन तो देखते ही है, तो मतलब तुम फ़ोन में क्वेश्चंस क्यों नहीं कर सकते खाना खाते हुए? अगर तुम एक नॉर्मल कि तुम्हें क्यों चाहिए उस टाइम पे खाना, तो आप शांति से खाओ सब फूड। मैं तो करता मैम, will take only 10 to 15 minutes. Fine. So, yes, that was all about your journey. हाँ मैं Okay, so thank you so much Ayush for coming here and giving your interview. Thank you from VMC. Thank you so much ma'am for having me today. We hope कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जो भी हमारा इंटरेक्शन रहा है नीट टॉपर के साथ, ये आपको अच्छा लगा है अगर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड VMC के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।